वो तो मोदी जी ने भी हमसे जब कहा था कि 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, विश्वास करने मिल गए क्या? 15 लाख मिल गए क्या? 11 साल हो चुके हैं। तो आजकल जवानी पे कोई विश्वास नहीं रहता, सरकार का विश्वास तो है ही नहीं। जब वो ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिल्कुल एग्री करिए, परंतु फिर ये भी तो लागू कीजिए 1 पेंशन 1 नेशन। जो गवर्नमेंट से संबंधित है संगठन, भाई वो तो गवर्नमेंट की भाषा बोलेंगे। हम तो गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम तो पेंशनर है और अपने हक के लिए लड़ेंगे। कोई हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। कितने लोगों के साथ विश्वासघात होगा, कितना आंकड़ा कितना होगा आप लोगों का? हमारे लगभग नियर अबाउट जो है 1 करोड़ के करीब पेंशनर्स है। सरकार ने हमें क्या दिया? हमें तो बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, करप्शन बढ़ गया। सर ये जानना चाहेंगे कि 11 साल हो गए, तो अच्छे दिन आपके आए कि नहीं आए? हाँ, हमारे का बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं वर्किंग क्लास के तो नहीं आए, परंतु अडानी और अंबानी जीतेगा या अंधभक्तों के आगे। आप लोगों की डिमांड है ओपीएस, और हाँ। सरकार आपको क्या देना चाह रही है? अभी आज की डेट में कुछ नहीं देना चाह रही। आज की डेट में वर्तमान सरकार ने आपकी पेंशन खत्म कर दी है। हाँ। जो आज हमारी लड़ाई भी चल रही है, ओपीएस में जो आज मिल रहा है, क्या वो यूपीएस में देंगे? वो कोई गारंटी नहीं है। आगे चलकर डीए मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे विचार में ना एनपीएस बेटर है और ना यूपीएस बेटर है। नेक्स्ट स्टेज में जाके वो हमारी पेंशन भी खत्म कर सकते हैं कि हम अब जाके हर महीने पेंशन नहीं देंगे। हो सकता है कि भारत बंद का भी आह्वान दे सकते हैं, जब तक हमारी इन मांगों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी एक बार एमपी या एमएलए वो शपथ ग्रहण कर लेता है, दे आर एंटाइटेड टू गेट द पेंशन। वो पेंशन के हकदार है, चाहे वो 5 साल सरकार चले या ना चले। उसके बाद हम 40 साल नौकरी करें, हम पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अगर सरकार चाहे तो 1 करोड़ जी बिल्कुल दे सकती है। आज की डेट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर पब्लिक सेक्टर में सबको नौकरी मिल सकती है, परंतु सरकार नहीं चाह रही। वो इस सरकारी मशीनों को खत्म करना चाह रही है, वो ठेकेदारी प्रथा लाना चाह रही है। अडानी अंबानी वही रहेंगे, बाकी सब मरेंगे। नमस्कार, आप लोग द स्वतंत्र देख रहे हैं, और स्वतंत्र में आज हम लोग कहाँ पर हैं ये सब हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं, और ये सर भी हैं। सर क्यों हैं हमारे साथ, कौन है, ये सब आपको पता चलेगा। तो बने रहिए स्वतंत्र के साथ और देखिए, क्योंकि आपको इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। आइए चलते हैं नीचे और बात का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली में बरसात चल रही है, और ये बरसात में आप स्वतंत्र की टीम को कहां लेकर आ गए हैं? देखिए ऐसा साहब, पिछले कुछ दिनों से हम कई बार पेंशनर्स के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और पेंशनर्स के मुद्दों पर कई चीज़ें नई समझ में आ रही है। एक जो बड़ी बात समझ में आ रही है कि पेंशनर्स जो सरकार के सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते थे, वो अब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्से में हैं सरकार से। और इसको हम कई बार समझ भी रहे हैं, रोड पर सड़कों पर उनका प्रदर्शन देख रहे हैं, अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं गिरिराज जी से मिलने के लिए, और ये एक्स प्रेसिडेंट हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के। पोस्टल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। आजकल के बच्चे भले ही व्हाट्सएप और गूगल और बाकी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन पोस्टल जो है पहले संबंधों की कड़ियां जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। जनरल सेक्रेटरी भी रहे आरएमएस एमएस पोस्टल जो पोस्टल एसोसिएशन है, जो पेंशनर्स पोस्टल एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो क्या मुद्दे हैं पेंशनर्स के, वो आज समझने के लिए हम सर के पास पहुंचे हैं। हाँ, तो सर आपका शुक्रिया, आप स्वतंत्र में आप आए हैं। सर एक बार विक्रांत ने तो आपका परिचय दिया है, लेकिन एक बार आप अपने दर्शकों को बता सकें कि आज आप हमारे साथ क्या बात करने जा रहे हैं और आपका क्या परिचय है? मेरा नाम गिरिराज सिंह है। मैं एक्स प्रेसिडेंट एनएपी एंड एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आरएमएस एमएमएस एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी। इन प्रेजेंट I am the General Secretary of All India RMS Mail Motor and Postal Pension Association and Chairman of Coordination of Central Government Employees and Workers Delhi State। सर बहुत सारी यूनियंस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा तो सीधा सवाल ये है कि इतनी यूनियन से आप जुड़े हुए हैं, ये क्यों पेंशनर्स इतना नाराज हैं सरकार से? क्यों उनके मन में कई तरह के संदेह घूम रहे हैं कि सरकार पेंशन छीन लेगी, सरकार पेंशन नहीं देना चाहती, क्यों डरे हुए हैं? बिल्कुल आपने बात वाजिब रखी है। पेंशनर्स बिल्कुल डर है। सरकारी नौकरी में क्यों आता था कि ये था कि सर जॉब सिक्योरिटी थी और बुढ़ापे का सारा पेंशन थी। आइए थोड़ा सा वॉक करते हुए चलते। और बुढ़ापे का सारा पेंशन थी। आज की डेट में वर्तमान सरकार ने आपकी पेंशन खत्म कर दी है। हाँ। जो आज हमारी लड़ाई भी चल रही है कि हमें ओपीएस दी जाए, सरकार ने एनपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट किया है।
ओपीएस को एक्सेप्ट नहीं किया। सर इसका मैं आपको मतलब थोड़ा सा पेंशन- रोकना चाहूंगा। देखिए हमारे जो दर्शक हैं डिजिटल के ना, यंग हैं, इनको समझ में आता जो ओपीएस और ये सब के क्या होते हैं ये भी समझाते हुए चलिए तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में जब भी आदमी इसमें है कि जब रिटायर्ड होगा उसको पेंशन मिलेगी और ये गारंटी थी कि लास्ट पे का 50% आपको मिलेगा। और खुदा ना खास्ता कुछ भी यदि घटना घट जाती है तो उसका जो फैमिली है उसकी वाइफ को उसको पेंशन मिलती थी। यदि वाइफ भी गुजर जाती है, यदि कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है और जो उसी के ऊपर डिपेंड है, या लड़की है जो विधवा हो गई डिपेंड है, उसको भी फैमिली पेंशन मिलती। ये प्रावधान नहीं एनपीएस में नहीं है, ना ही ओपीएस यूपीएस में है। यूपीएस में थोड़ा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। यस, और दूसरा आपने क्या बोला? यूपीएस हाँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है। अच्छा, हमारे काफी प्रयास, हमारे कहा कि हम ना यूपीएस चाहिए ना हमें एनपीएस चाहिए, सिर्फ हमारी डिमांड है कि ओपीएस चाहिए। यूपीएस में भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पेंशन में जो पैसा उनका कट रहा है 10% और उसमें वो विड्रावल करेगा तो लास्ट में जाएगी उसकी पेंशन जो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो 50% भी नहीं रह पाएगी। लोगों को चार्म दिखाई दे रहा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा था सर, यूपीएस को लेकर के कई लोग ये कह रहे हैं कि यूपी सरकारी लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और कुछ संगठन के नेता भी कह रहे हैं कि यूपीएस में काफी हद तक हमने ओपीएस के साथ पास पहुंचने की लड़ाई जीत ली है, एनपीएस से कई दर्जा बेहतर यूपीएस है। किस मायने में यूपीएस? हमें तो सर्वे लिया कैसे बेहतर है कि वो बताइए जो ओपीएस में जो आज मिल रहा है क्या वो यूपीएस में देंगे? वो कोई गारंटी नहीं है। आपका जो गजट नोटिस सरकार ने इशू किया क्या उसमें कोई नहीं दिया गया कि वो गारंटी दे रहे हैं कि फैमिली पेंशन दी जाएगी। यदि कोई लड़की विधवा है और उसके मदर फादर पर डिपेंड है उसको पेंशन दी जाएगी, या लड़का हैंडीकैप्ड है जो मदर फादर पेरेंट्स पर डिपेंड है उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी। कहाँ है उसमें चार? कोई लास्ट पे का 50% की भी गारंटी, क्योंकि पेंशन में जो पैसा सबसे कटवा रहा है 10% सैलरी कम ले रहा है, उसका पैसा विड्रावल कर लेगा, उसका लास्ट में पेंशन में उसका कम हो जाएगा, वो 50% भी नहीं रहेगी। आगे चलकर डीए मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो उसमें यूपीएस में कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हम वी आर डिमांडिंग ओपीएस ओनली। तो सर मैं मतलब कि आसानी से अगर समझें कि आप लोगों की डिमांड है ओपीएस और हाँ। सरकार आपको क्या देना चाह रही है? अभी आज की डेट में कुछ नहीं देना चाह रही है, कुछ भी नहीं देना चाह रही? नहीं कह रहे, वो यूपीएस के लिए कह रहे, यूपीएस का प्रचार भी कर रही है, वो यूपीएस तक आई है, हमें अब भी एग्री नहीं है उस पर, क्योंकि वो नए लड़के को किसी को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। कुछ लड़के तो ये भी कह रहे हैं कि एनपीएस में इस पैसे को जमा करेंगे तो लास्ट में इसका बढ़ के इतना पैसा मिल जाएगा, राउंड द क्लॉक बढ़ के हो जाएगा, इसलिए हम एनपीएस फायदा। सम आर सेइंग दैट एनपीएस इज गुड, सम आर सेइंग दैट यूपीएस, जो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यूपीएस इज बेटर। तो हमारे विचार में ना एनपीएस बेटर है और ना यूपीएस बेटर है। सर निर्मला सीतारमण जी पेंशन से संबंधित जो बिल लेकर के आई उसके बाद से आप लोग एकदम भड़क गए हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सरकार आपका पत्ता काटना चाहती है। हमारा है कि जैसे ही 25 मार्च को सरकार ने फाइनेंस बिल पास किया है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है उस बिल में कि ये 8वां वेतन आयोग जो रिपोर्ट देगा, जो गजट नोटिफिकेशन इश्यू जिस डेट को होगा उस डेट में जो साथी रिटायर होगा उसको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उससे पहले जो भी रिटायर्ड हुए हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आज की डेट में हम जो पेंशन ले रहे हैं वही पेंशन हमें 8वें वेतन आयोग के बाद भी मिलती रहेगी। इसका मतलब कुछ नेक्स्ट स्टेज में जाके वो हमारी पेंशन भी खत्म कर सकते हैं कि हम अब जाके हर महीने पेंशन नहीं देंगे, आपको एक मुश्त हम ये पैसा दे रहे हैं, अपने घर बैठिए, हमारी तरफ से तो आप मर गए। वो चाह रहे हैं कि इसको भी खत्म करना साथ। जब से हमारी लड़ाई है कि आप क्यों कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि नहीं ये 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट आप पेंशन को बेनिफिट दिया जाएगा, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई भी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किए हैं। हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी स्टाफ साइड है नेशनल काउंसिल जीएसएम के, उन्होंने बाकायदा 29 अप्रैल को पेंशन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और इस मुद्दे को उठाया, और इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्होंने सेक्रेटरी ने कहा नहीं मिश्रा जी आप विश्वास कीजिए ये आप 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, तरह डाउट मत करिए। उनका डाउट तो है जब ये बिल पास हो गया तो आप ऐसा कोई लेटर इश्यू कर दीजिए। उन्होंने भी कहा कि हम इश्यू करते हैं, परंतु आज की डेट तक भी वो लेटर इश्यू नहीं हुआ। तो इसलिए हम पेंशनर सभी साथी जो एजिटेशन एक संघर्ष के रास्ते पर चल हुए हैं। हमने कई प्रोग्राम कर लिए, ह्यूमन चैन भी हमने अभी की है, आगे भी हमारा प्रोग्राम जाएगा। हो सकता है कि भारत बंद का भी आह्वान दे सकते हैं जब तक हमारी इन मांगों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे। तो यानी सरकार जो कह रही है, क्योंकि बिल तो पेश हुआ है लोकसभा में और सरकार कह रही है मुंह जबानी की आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर विश्वास नहीं है आपको? कैसे कर सकते हैं मतलब विश्वास? मुझे तो मोदी जी ने भी हमसे जब कहा था कि 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, विश्वास करने मिल गया क्या?
15 लाख मिल गए क्या? 11 साल हो चुके हैं। तो आजकल मुख जमाने पर कोई विश्वास नहीं रखता, सरकार के विश्वास तो है ही नहीं आज की डेट में। वो क्या कहते हैं कल को क्या कह जाए, कोई विश्वास नहीं है। अभी इलेक्शन के टाइम पे जैसे दिल्ली के इलेक्शन आए, हम 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट करें, 15 दिन पहले संवाददाता सरकार ने ये कहा था कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठित करने का कोई हमारा विचार विमर्श नहीं है। पार्लियामेंट में जब आए थे 15 दिन में जैसे ही दिल्ली के इलेक्शन के डिक्लेयर होने वाले थे तो सरकार ने साफ कहा कि हम 8वां वेतन आयोग गठित कर रहे हैं, कह दिया इनकम टैक्स का। उसका फायदा उठा के केंद्रीय कर्मचारी खुश हुए कि 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया सरकार ने, इनकम टैक्स में छूट दे दी है, तो सबने वोट दिया। वोट देकर आगे धोखा निकल गया। 25 मार्च को सबकी टाई फिक्स कर दी सरकार ने। तो हम तो ये कह रहे हैं हमारे पर तो अटैक कर रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी एक बार MP या MLA वो शपथ ग्रहण कर लेता है, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द पेंशन, वो पेंशन के हकदार है, चाहे वो 5 साल सरकार चले या ना चले। उसके बाद हम 40 साल नौकरी करें, हम पेंशन के हकदार नहीं होंगे। जब वो ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिल्कुल एग्री करिए, परंतु फिर ये भी तो लागू कीजिए 1 पेंशन 1 नेशन, आप इसको लागू कर दीजिए, कहीं तो टिको ना। तो वो सरकार कहीं भी नहीं टिक रही, अपने फायदे के हिसाब से देख रही है। आज हम कहेंगे कितनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, आज पेंशन जो सारे दुखी हैं। आप जाइए CGS हेल्थ में, जो हमारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हमने मांग की है। पेंशन वहाँ जाता है, कई घंटे लाइन में खड़ा होता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज के कारण जो वहाँ 2 बजे तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। आप सफिशिएंट डॉक्टर की सप्लाई कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, और आप मेडिकल स्टाफ दे दीजिए वहाँ। परंतु आज की डेट में अभी तक वो जो खाली पदों को नहीं भरा गया डॉक्टर, वो भी हम फेस कर रहे हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट जो है पेंशनर को LTC देनी है। डेसू, दिल्ली में जो डेसू है, पहले डेसू था, हाँ, वो आजकल वो 3 साल में हर पेंशनर को जितने उसकी बेसिक पेंशन है उतना LTC देते हैं वो। हमारी मांग है, हमें क्यों नहीं? मैं जिस दिन रिटायर हुआ उससे पहले मैं तनख्वाह ले रहा था, मेरी जिम्मेदारी बरकरार थी ना। आज मैं मान सपोज करो, मैं जो है 31 अगस्त तक मैं इन सर्विस में हूँ, सारी जिम्मेदारी है, 31 अगस्त तक पूरी तनख्वाह मिली। आगे सितंबर में जब जाऊंगा, मैं रिटायर होगा 31 अगस्त को, तो सितंबर में क्या मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई? मेरी तनख्वाह तो 1/4 कर दी, 25% रहेगी ना पेंशन, तो मेरी जिम्मेदारी 25% कहाँ नहीं? मेरी तो जिम्मेदारी है, बहुत सारे लाइबिलिटीज भी हैं, बच्चों की शादी भी करनी है, कहीं जो मकान भी बनाने हैं, तो वो कहाँ से गुजारा करेगा पेंशन में? और आप पेंशन बंद कर रहे हो, पेंशन पे आगे DA भी नहीं दोगे, 8वां वेतन आयोग जो आपने अनाउंस किया है उसका बेनिफिट भी नहीं दोगे, तो पेंशन तो मरेगा, फिर क्या करेगा आप बता दीजिए। हाँ, तो सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, सरकार की हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग अभी गए थे, जंतर मंतर गए थे, पेंशनरों का एक आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो आप जितने संगठन हैं, क्या आप सब एकजुट हैं? सबको OPS चाहिए कि उसमें भी दरार है? देखो, जो गवर्नमेंट से संबंधित है, मैं तो नहीं कहूँ उनको कह दूं, जो गवर्नमेंट से संबंधित है संगठन, भाई वो तो गवर्नमेंट की भाषा बोलेंगे। हम तो गवर्नमेंट के साथ नहीं, हम तो पेंशनर है और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारे लिए साथ तो अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट के संबंधित जो संगठन है, वो चाहे हो सकता है कि उनकी पेंशन भी खत्म कर दें, उनकी तनख्वाह भी आधी कर दें, वो फिर भी कहीं गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन से। लेकिन अगर रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है तो उसकी बेसिक जिम्मेदारी तो कर्मचारियों के प्रति ही है ना, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। आज की डेट में जो मैं फेस करूं वो भी फेस करेगा ना। लेकिन सर, आप लोगों ने जो कहा, आपने कहा कि मैं 31 अगस्त को रिटायर हुआ, उसके बाद से मेरी तनख्वाह हो गई 1/4। बहुत बड़ा वर्ग है सर इस देश में, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। तो जो बेरोजगार लोग हैं या जिनको जो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो ये कहते हैं कि पूरी नौकरी आप लोग सरकारी दामाद की तरह निकालते हैं और फिर आप लोगों को पेंशन भी चाहिए उसी अनुपात में। तो इन लोगों के लिए आप लोगों के पास कोई दलील है? हमारे पे हमने कहा दलील, हमने कहा कि जो आदमी हमारे बीच में आज 4 कैटेगरी कर दिया है। एक तो OPS का होगा, एक NPS है, एक UPS कर दिया, एक चौथा कैटेगरी जो सबसे बड़ा एक वर्कफोर्स होने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो कैजुअल लेबर, पार्ट टाइम कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बोल दीजिए, डेली रेटेड मजदूर बोल दिए, वो हमारे सामने खड़ा हो रहा है। वो बेचारा, यानी कि आपको भी आपस में डिवाइड कर दिया गया है? डिवाइड तो करने की कोशिश करता है कोई नहीं। डिवाइड एंड रूल है तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इंग्लैंड वो अंग्रेजों की भी पॉलिसी यही रही थी, वही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल नहीं करते सरकार क्या चलेगी? हम एजुटेशन करेंगे, तोड़ने के लिए दूसरा होता है ना। किसान का एजुटेशन कैसे तोड़ा बताइए? 1 साल से लंबा एजुटेशन चला है, आखिर को सरकार को आखिर को झुकना पड़े ना। इसका मतलब किसान जो चल रहा है एजुटेशन करे वो राइट था, उसी तरह से हम भी चलेंगे अपने संघर्ष पर रास्ते पे। किसान जैसा हम करेंगे, ठीक है। हमारे 90% पेंशन हमारे साथ है, 90%। अच्छा, मे बी 10% दे आर अगेंस्ट।
बाकी 90% इस फेवर में कि हमारे जो है पेंशन के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म किया जाए। 8वां वेतन आयोग ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने जनवरी में डिक्लेयर कर दिया। आज 8 महीने हो चुके, पेंशन का चेयरमैन कौन होगा 8वें एचसीपीसी का, मेंबर कौन होंगे, उनको अभी तक कोई टर्म्स एंड रेफरेंस नहीं कुछ नहीं आया। जबकि हमारे जो नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा ने जो स्टेक होल्डर से मांगे थे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दे दिया, परंतु सरकार ने आज तक वो टर्म्स एंड रेफरेंसेस को फाइनल नहीं किया है। ये बड़े दुख की बात है। जब चेयरमैन तो टर्म्स कैसे फाइनल दिल्ली होगी? चुनाव में कमेटी बनाने की घोषणा की थी कि हम 8वें पे कमीशन की घोषणा की थी। हाँ। तो हो सकता है बिहार चुनाव सामने है, बिहार चुनाव के समय कमेटी के चेयरमैन की घोषणा हो जाए। देखो ये तो कुछ भी कर सकते, इस बारे में हम नहीं कह सकते, परंतु ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हर चीज को चुनाव से एंगल से क्यों सरकार करती है? आपने डिक्लेयर कर दिया, आपको चेयरमैन भी अपॉइंट कर देना चाहिए था, मेंबर भी अपॉइंट करने थे और काम शुरू करना चाहिए था। इससे पहले 7 CPC तक का ऐसा हुआ था क्या? सरकार ने डिक्लेयर किया, गैल चेयरमैन और मेंबर अपॉइंटमेंट किया और काम शुरू कर दिया था। आज तो 8 महीने हो चुके, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कर रही है। जब चेयरमैन नहीं है तो वर्क क्या करेगी, मेंबर नहीं है तो कैसे करेगी टीम, वो बताइए। सर एक चीज मुझे समझाइए कि कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जो ओपीएस पे चले गए थे, उन्होंने कहा कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनका फाइनेंस जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है, उनको भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। यानी एक तरह से हतोत्साहित किया जा रहा है कि कोई भी ओपीएस में कोई राज्य सरकार ना जाए। इसे लेकर के क्या असल जानकारी है? देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो सरकारें बीजेपी के खिलाफ थी, चाहे हिमाचल में था या पंजाब में था, उन सरकारों ने, राजस्थान में थी उधर नहीं आ पाई, उन्होंने भी अपनी जो पेंशन कहा कि हम जो है ओपीएस लागू करेंगे। ठीक है, केरल में अभी तक इसको जो उन्होंने कहा कि हमारे ओपीएस की वहाँ डिमांड है, बंगाल सरकार ने भी अभी तक यही है। तो ये जो जैसी सरकार बदली, हरियाणा में बदली, हरियाणा की एजिटीज रही, राजस्थान में बदली, उन्होंने कहा हम ओपीएस को नहीं लागू करेंगे, हमारा एनपीएस ही रहेगा। बहाना ही दिया है कि जो फंड है, जो उनके कर्मचारियों का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आया हुआ है, जो उसमें जो है फंड को एसबीआई को इनको दे रखा है, उसका अभी तक डिटेल नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, उसका पैसा उनको लौटाया जाए। आप अपनी पेंशन के लिए, आपके लिए कैसे फंड आ सकता है? आपके लिए अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई वेतन आयोग किया क्या? एमपी एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने एक ही मुट्ठे में आवाज देता है पार्लियामेंट में, भाई एमपीओ की तनख्वाह कम है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारी तनख्वाह 4 गुना की जाए। हाँ जी बिल्कुल 4 गुना हो गई, और पूरा हाउस हाथ उठा देते हैं। एक मत से सब हाउस हाथ उठाते हैं ना। और हमारे लिए 10-10 साल तक, हमें फिर 5 साल तक लड़ना पड़ता, वेतन आयोग गठित करूँ, फिर हाँ बढ़ते तो करते, फिर 8 महीने 10 महीने तक आपको चेयरमैन अपॉइंट नहीं करते, काम नहीं शुरू करते, तो हम क्या सच्चे सरकार से? कोई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। आपने दिल्ली के इलेक्शन में फायदा ले लिया केंद्रीय कर्मचारियों का, जो सरकारी कर्मचारियों का अपना सरकार बना के अब मौज मार रहे हैं। तो सर ये आप कितने लोगों के साथ विश्वासघात हो, कितना आंकड़ा कितना होगा आप लोगों का? हमारा लगभग नियर अबाउट जो है 1 करोड़ के करीब पेंशनर्स है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलाकर, जो इस प्रभावित हो रहे हैं, जो जी 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 जी। विक्रांत ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है, और ये कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब है खबर। देखिए गायब है। एक चीज मैं आपको बता रहा साहब, मैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा तो मैं जानता हूं। आप ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और पेंशनर्स के लिए सरकार 2% डीए की घोषणा करती है। टीवी चैनल वाले क्या चलाते हैं, सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 2% को चलाते हैं, बहुत बड़ा तोहफा। असल बात बताएंगे गिरिराज जी की क्या है 2% का मतलब, लेकिन टीवी चैनल क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को वाहवाही करनी है तो वो 2% को बहुत बड़ा तोहफा कह करके चलाते हैं। लेकिन पेंशनर जब वो घर पे वो खबर देखते हैं तो वो मीडिया को भी गलियाते हैं और सरकार को भी कि आखिर उनके साथ क्या किया जा रहा है। सर इसी के साथ इसको भी आप बताइएगा थोड़ा कि जब ये 2% डीए दिया जाता है, एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कोविड के टाइम का अलाउंसेस और बाकी चीजें थी, अब तो वो क्लियर कर दिया है कि वो नहीं दिए जाएंगे, वो नहीं मिलेगा। देखो हमारी अभी तक मांग है, हमारे नेताजी शिव गोपाल मिश्रा ने इसको टेकअप, इसको लिखा भी है, सरकार के पास लिखा है, 29 तारीख को भी इसको टेकअप किया है। हमारा जो 18 महीने का डीए रोका गया था, वो इस तरह कहा कि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसको कवर करने के लिए हम जो है डीए नहीं देंगे। हमारी 3 किस्तें और रोके, 18 महीने का इधर बैठता। आज सरकार कह रही है, हर महीने आंकड़े दे रही है कि हमारे जीएसटी के द्वारा 1 लाख करोड़ से ऊपर का आ चुका है। कभी जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, अब डेफिसिट भी कम हो रहा है, वो तो दिखा रही है सरकार, जब सब कुछ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मजबूत होगी, डेफिसिट भी नहीं रहा, तो फिर हमारा 18 महीने का आप डीए वापसी कर दीजिए। परंतु सरकार आज की नियत में भी अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है, उसने नहीं इस बार में, हाँ अभी दिया, उसमें भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। परंतु हमारी मांग, दूसरा हमने कहा कि पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आपने कमेटी बनाई,
और उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। हमारा ये मांग था कि 80 साल पे 20% पेंशन बढ़ती है, 80 साल तक बहुत लिमिटेड पर्सन जीता है, तो क्यों ना हर पेंशन कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता। हमारी उसमें मांग थी कि 65 साल में 5% इंक्रीज कर दो, 70 साल की उम्र हो तो 10% कर दो, और 75 की तो 15% कर दो, और जो 80 साल पर हो तो आप उसकी 20% बढ़ जाती है, तो सबको बेनिफिट मिल जाता है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में है, परंतु सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी है। दूसरा उसमें था एफएम का, आज सरकार एफएम में दे रही फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए दे रही है, जिसको सजेस्ट के बेनिफिट फायदा नहीं है। हमने कहा कि उसको 5000 बढ़े, पर सरकार ने 3000 के लिए उसने रिकमेंडेशन दिया है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये भी हमारी बात शिव गोपाल मिश्रा ने उसको टेक भारत सरकार को बताया। हमारी ये भी जारी है कि आप इसको कीजिए। दूसरा हमारा ये है कि हमारा इनकम से पेंशनर्स हैं, पेंशनर को तो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दीजिए। मेरी खुद है, मेरे से सरकार से जो पैसा मिला है, मैंने जमा किया है, जमा करो एफडी कर जो ब्याज आ रहा है उस पर 54,000 रुपए मेरा इनकम टैक्स कटा है। आप बताओ मैंने क्या सरकार में, आप बताइए मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, मुझे मैं पूछना चाहूंगा सरकार। आप एफडी पे ब्याज मांग रहे हैं। सरकार ने जो कोविड के टाइम पे सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा पे वो नहीं खुली है, सब्सिडी नहीं, सब चीजें एकदम हो गई है, सब विड्रा। हम तो कह रहे ठीक है, हमारी सब्सिडी विड्रा कर सकते, ठीक कर ली कोई बात। क्या आपने अपनी सब्सिडी विड्रा की है? आपने जो आपको मिलती है सब्सिडी को कम की है क्या, बता दीजिए मुझे। परंतु आज तक उन्होंने अपनी कोई सब्सिडी नहीं है। आप 35 रुपए में खाना कैंटीन में खा सकते हो, बहुत अच्छा एमपी कैंटीन में। हाँ वो हो सकता है कि 65 रुपए कर दिया हो, थोड़ा बड़ा है। हाँ तो वो होगा। आप अपनी तो सब्सिडी बरकरार है, परंतु हमारी सब्सिडी विड्रा कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? आप अपनी सब्सिडी विड्रा कीजिए, उस हिसाब चलिए। आपने जो आपकी सुविधा दे रहा है सरकार ने, ट्रेन में फ्री टिकट दे रहा, फ्लाइट में फ्री टिकट बंद कीजिए और कहिए हम भी पेंशन नहीं लेंगे, आइए हमारे साथ। परंतु वो नहीं कर सकते। वन पेंशन वन नेशन स्कीम लागू, हम एग्री हैं इस बात के लिए। सर ये जानना चाहेंगे कि 11 साल हो गए, तो अच्छे दिन आपके आए कि नहीं आए? हाँ हमारे का बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं वर्किंग क्लास के तो नहीं आए, परंतु अडानी और अंबानी जीतेगा या अंध भक्तों के आगे, इसके अलावा तो किसी के नहीं है। महंगाई कंट्रोल हुई है क्या, बता दीजिए। महंगाई कंट्रोल हुई है क्या? क्या रोजगार दिया है क्या? बच्चे हर साल बढ़ जा रहे हैं, बेरोजगार की संख्या लाइन बढ़ती है, डिग्री लेके जा रहे हैं, बीएड करके जा रहे हैं, इंजीनियरिंग आज जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद ग्रुप डी की पोस्टों पे ज्वाइन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा हर सब, बता दीजिए मुझे। तो सरकार ने हमें क्या दिया? हमें तो बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, करप्शन बढ़ गया, और हाय तो अब ये हो रही है कि आपस में जो मरने जा रहे हैं, मैं आप जाओगे मैं आपसे छीनूंगा, आप कमा के लाओगे मैं छीनूंगा, मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो यही काम करूंगा। यही तो काम बढ़ रहा है आजकल। चुप कर बढ़, जो रोज के रोज आप अखबार में पढ़ लीजिए क्या हो रहा, यही सीन आ रहा है कि भाई उसने मार दिया, चाकू मार दिया, उसने छीन लिया, ये वहां मार दिया, या आत्महत्या कर ली, कि उस पर कर्जा हो गया, उसने आत्मा अपने परिवार को मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं चल रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम तो पूछना चाहेंगे। हमसे क्या, हमने तो 40 साल नौकरी डिपार्टमेंट की सेवा की हमने तो। ये तो 2 साल करे, 1 साल करे, पेंशन पूरी सुविधा लेके जाते हैं, हमें क्या मिलता है बताइए? क्या हम उस सुविधा को छिनवा दें आसानी से? हमारे जो पूर्वज लड़के दे के गए थे, हमें दिला के गए हैं, और हम उसको छिनवा के चले तो फिर आने वाली पीढ़ी तो हमें कोसेगी ना। क्या आप पापा आपके खून का पानी हो गया था कि एक आवाज भी बुलंद नहीं कर सके सरकार के खिलाफ, जो आपकी पेंशन छीन रही थी, जो आपकी पोस्टों को खत्म कर रही थी? उन खाली पदों को भराने के लिए आपने एक भी संघर्ष नहीं किया। जब आपकी पेंशन खत्म करने जा रही था आपने संघर्ष नहीं किया, एक भी क्यों नहीं किया? क्या देश आजाद एक संघर्ष में हुआ था क्या? संघर्ष पर संघर्ष किए। उस टाइम में मीर जाफर पैदा हुए थे, आज मीर जाफर पैदा है, जो बीच में रोड हटा, जो आप कह रहे हैं पेंशन जो है कुछ करे, सरकार काम अच्छा करे, वही कह सकता है, जैसा मीर जाफर उस टाइम कह रहे थे। वही बात आज हमारे बीच में, वही 10% आदमी ऐसा है जो पेंशनों के खिलाफ चल रहा है, जो सरकार का साथ दे रहा है। आपने कहा कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ियां कहाँ, नौकरियां ही कहाँ मिल रही है सर? अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे सब रखे जा रहे हैं, ना तो कॉन्ट्रैक्ट वालों कॉन्ट्रैक्ट भी तो हमारे, हाँ तो उन्हें पेंशन ही नहीं देनी तो पड़ेगी। ये तो चौथा विंग है, सबसे बड़ी कैटेगरी वही बढ़ती जा रही है। अब सरकार में सबसे बड़ी कैटेगरी उन्हीं की है, फोर्स वही फोर्स जा रही है। अब अग्निवीर कर दिया ना, पेंशन खत्म, क्योंकि क्यों किया है कि जब ये पेंशन जो आई थी एक लगा सभी के लिए एनपीएस लागू थी, उसमें डिफेंस एग्जम्प्ट नहीं था, परंतु डिफेंस के हेड ने कहा कि नहीं आप ऐसा करोगे तो कल को देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाए, कौन अपनी जान देगा? तो उनके चीफ ने करा के मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के लिए ओपीएस रही थी, और बाकी के लिए जो पूरे अर्धसैनिक बल आप उसी को वहां खत्म करने के लिए अब उन्होंने अग्निवीर शुरू कर दिया कि वो 4 साल काम करेंगे और काम करके घर आ जाएंगे, उनको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, ना बेनिफिट मिलेगा ना उनको पेंशन मिलेगी। ऐसी जो है डिपार्टमेंट में अग्निवीर की तरह से ही डाकवीर पैदा करेंगे, डाक विभाग में
रेल विभाग में रेल व्हील भर्ती करेंगे, इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स वीर भर्ती करेंगे, 4 साल नौकरी करो, बाहर जाओ उठाए। तो हम तो कह रहे, जब प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो पार्लियामेंट को प्राइवेट कर दो ना, विधानसभा का पायलट अच्छे से अच्छा बाहर का आदमी चला के दे देगा, उसको आप 50,000 रुपये दोगे, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आराम से काम करके दे देगा वो। सरकार की बचत, खर्चा सब कम हो जाएगा ना, जब आप खर्चा ही कम करने चाह रहे हो। परंतु सरकार की जिम्मेदारी तो ना हेल्थ, स्वास्थ्य, उसके बारे में, उसका जीविका के बारे में अच्छी सर्विस देना, उसके अच्छा रह सके, जो अपना जिंदगी बिता सके, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। अपनी जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हो? आपने फौज का उदाहरण दिया, फौज में भी जो अर्धसैनिक बल है, बिल्कुल। उनका जवान अगर बॉर्डर पे भी मरा सेना का मरता है तो वो उसको हमारे कहाँ हमारे पहचानेंगे? शहीद है, बिल्कुल, और बिल्कुल उन्हें ओपीएस और पूरा सम्मान मिलना चाहिए मिलना दुनिया भर चाहिए। का, लेकिन अर्धसैनिक बलों को नहीं मिल पैरा पाता। मिलिट्री फोर्सेस किसी को नहीं पैरा- साथ। मैंने कहा ना, मिलिट्री, एयरफोर्स, मिलिट्री और वो नेवी, भी अपनी लड़ाई बेचारे लड़ रहे हैं। इनके अलावा छोड़ के जितनी पैरा मिलिट्री किसी को नहीं है पहले तो। बेचारे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे बॉर्डर पे उनका खड़े हैं। योगदान कौन भुला सकता है? कोई नहीं बुला सकता सर। सर हम ये समझना चाहेंगे, हमारे लोग भी समझना चाहेंगे कि देश का कानून आपको कोई प्रोटेक्शन देता है, कानून क्या कहता है, वो भी एक बार अगर आप बता सकें, क्या हम इसकी जानकारी क्या है? देखो, कानून को क्या कह सकते हैं हम आज की डेट में? सरकार कानून को अपने हिसाब से मोड़ रही है। अब जब कुछ चल रहा है, आज मेरा आधार कार्ड भी जो है, मेरी कोई इन्हें की भी गिरिराज सिंह है, मेरा इलेक्शन कार्ड भी कैसे गिरिराज सिंह नहीं है, राशन कार्ड भी मेरा सबूत नहीं है, तो मेरे कहाँ का मान लेंगे आप बताइए? वो तो कानून भी अपने हिसाब से चलते हैं। बताइए, प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए ना, देश की सरकार की जिम्मेदारी है। हर देश वासिंदे को प्रोटेक्शन देना देश की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी से हट रही है वो। तो सर अभी आजकल का अगर युवा पे होता था कि सरकारी नौकरी कर ले तो बढ़िया शादी हो जाएगी, पेंशन मिलेगी, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखो, हम तो सभी कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। हमारा तो यही आज भी है। और आज की डेट में इतनी वैकेंसी है, यदि स्टाफ ये इस पोस्ट कम ना करे तो हमारे जितने भी कैजुअल लेबर पार्ट टाइम काम करें सबको जो रेगुलर पोस्ट मिल सकती है। इतने डिपार्टमेंट है, कम से कम जाकर नियर अबाउट 30 लाख से ज़्यादा वैकेंट पोस्टें खाली पड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में जो है 40 लाख से ऊपर पोस्टें खाली पड़ी हैं। यदि वो फिलअप किया जाए, टोटल मिलाकर इन पब्लिक सेक्टर में 1 करोड़ से ऊपर एकदम रोजगार आज की डेट में मिल सकता है। अगर सरकार चाहे तो 1 करोड़ जी नौकरियां मिल बिल्कुल सकती है। दे सकती है। आज की डेट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर पब्लिक सेक्टर में सबको नौकरी मिल सकती है, परंतु सरकार नहीं चाह रही। वो इस सरकारी मशीनों को खत्म करना चाह रही है, वो ठेकेदारी प्रथा लाना चाह रही है। अडानी अंबानी वही रहेंगे, बाकी सब मरेंगे। तो सर एक मतलब कि आपके मन की बात भी जान लेते हैं, तो आपका मन क्या कहता है कि ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कामयाबी मिलेगी कि ये सरकार मानेगी कि बस ये चलता रहेगा, हम जैसे कुछ मीडिया वाले आपकी खबर दिखा देंगे, कहीं तो कुछ आएगा नहीं? सर, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मेरी भी आज 40 साल का 66 ईयर उम्र हो गई है और 40 साल मैंने डिपार्टमेंट में नौकरी की है और काफ़ी मैं नुमाइंदा भी से मैं लीडरशिप में भी रहा हूँ। मेरा अनुभव इस बात का कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं गया। माँ भी बच्चे को दूध जब तक नहीं पिला जब तक बच्चा नहीं पिलाता है, आखिर खूब उसको पिलाना पड़ा। अब मेरा ही बच्चा है, मैं कह पापा मुझे 10 रुपये वहाँ के लिए मांगे हैं, मुझे लाना है। अच्छा कोई बात नहीं, आप बता क्यों लाया? कल दे दूंगा, कल फिर आएगा, पापा दो आपने कल कहा था 10 रुपये देने के, आप दे दो, मुझे हिलानी है। तो कोई बात नहीं बेटे, मैं आज कुछ पैसे मिल जाएंगे फिर दे दूंगा। जब तीसरे दिन बच्चा वहाँ मेरे सामने बैठ जाए, मैं स्कूल नहीं जाता, बैग थैला फेंक देगा, तो फिर मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। वही सरकार की नौबत एक किसान ने सिखा दिया है। 1 साल से ऊपर रजिस्ट्रेशन करके जिस सरकार जो कहती थी, मोदी जी बोलते थे कि मैं मेरे मुख से जो शब्द निकल गया कभी मैं वापसी नहीं लेता हूं। बिल्कुल। तो किसान ने दिखा दिया, ताकत होती है वर्किंग क्लास में। जब वर्किंग क्लास एक साथ संघर्ष में जाता है, आखिर सरकार को भी झुकना पड़ता है। चलते सॉरी सर, मैंने आपको रोका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बस ये और चीज समझाइए कि आप लोग जो खास तौर पर जो पेंशनर्स हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा वर्ग इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थक है, तो अब इस वर्ग में क्या नाराजगी बढ़ रही है? और दूसरा कि क्यों बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस प्रशंसक वर्ग को, जो इन्हीं को वोट देता है, उसको क्यों इस तरीके से नाराज कर रही है? क्या लग रहा है आपको? अब लोग बात धीरे धीरे समझने लगे हैं। सरकार ने हमको डिवाइड कर दिया था हिंदू मुस्लिम, तो साथ ही मैं हिंदू था तो मैं हिंदू की तरफ हो, चाहे मैं सरकारी नौकरी में था, यूनियन में हमारे साथ है, परंतु पॉलिटिकल बीजेपी के साथ है, तो वो आ रहा था। जब आज की डेट में जब देखा कि अटैक तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, मेरी पेंशन बंद होने जा रही है, मेरे ही बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए संघर्ष सही, सरकार की पॉलिसी गलत है, इसलिए उस सरकार के खिलाफ धीरे धीरे हो रहा है। आज की आपकी डेट कहीं भी उठा के देख लिए, वो अब सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हर एक टाइम खुल के आएगा,
पर 10% तो फिर भी रह जाएंगे। वो 90% वो तो रह जाएंगे, 90% उतने तो हर हमारे जगह साथ। रहते हैं। वो तो है। सर एक ये भी चीज़ कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब चीज़ स्पेस पे जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, देश को एकदम ही हम लोग अलग क्लास में ले जा रहे हैं, पर क्या स्थिति ये कि सरकार के पास फंड ही नहीं है? क्या स्थिति खराब है क्या मुझे सरकार? बताइए, जब जिस टाइम ये सरकार आई थी 2014 में, उस टाइम देश के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक का 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आज आप जानते मीडिया में, आज की डेट में 2 लाख से ऊपर ज्यादा करोड़ देश के ऊपर कर्जा हो गए हैं। तो किसके ऊपर हम पूछना चाहेंगे? और एक तरफ सरकार कह रही कि हमारे तो फाइनेंशियल मदर और वर्ल्ड में हम जो है 5वीं इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं, तो फिर 2 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा क्यों लिया है? 55 लाख से 70 साल में तो 55 लाख हुआ, और आपने 10 साल में 55 लाख से 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया देश में, बढ़ा के 11 साल में। 70 साल में 55 लाख, और इसका 2.5 गुना आपने कर दिया। तो क्या किस लिए किया? आप बताइए हमें। आपने काला धन के लिए क्या वायदा करे? आपने नोटबंदी आपने की, उससे किसको फायदा हुआ? हम पूछना चाहेंगे। आप 70 साल में आप उनका कुछ नहीं है। आप अपना 1000 का नोट जो है कितने दिन चला पाए? जी 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 जी। कितने दिन चला पाए? आपने वो बंद कर दिया। अभी सुनना रहा कि 500 का भी क्या जो है वो करे, फेक नोट बंद हो गए क्या? वो पाकिस्तान से आ रहे थे, अब कहाँ से आ रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन के बाद उतनी रकम वापिस आ गई थी बैंकों में। आगे थी ना, तो अब कहाँ से हुई आई? अब तो प्रधानमंत्री जी डिमोनेटाइजेशन की बात भी नहीं करते। अब करो ना, उस टाइम तो करे ना। उस समय उन्होंने तो कहते- यही कहा था फेक मनी खत्म हो जाएगी। उन्होंने आज तारीख कहाँ भी दी थी कि दिसंबर तक मुझे हाँ। बताना। आप बता दो सबको। अब हम उनको जो कहते हैं और हम कुछ एक्शन थोड़े, यदि हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हम देशद्रोही कहला जाएंगे। सर एक जाते जाते सर 2 चीज़ें हैं। एक कुछ अगर रह गया हो, कुछ आप बताना चाहते हो। एक तो देश की सरकार को आप क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरा अपने संगठन पेशेंट्स को क्या आप कहना चाह रहे हैं, वो भी हमें। देखो हमारा ये है, हमने सीधा बात रखा है सरकार से कम वो अपने जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बेचारे पार्ट टाइम कैजुअल लेबर है, चाहे रेगुलर चाहे सरकारी है, अर्ध सरकारी है, चाहे रेहड़ी खोमचा है लगाने वाला है, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे मजदूर हो, सबकी समस्याओं का सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं का एमिकेबल सेटलमेंट करना चाहिए। आज की डेट में किसान भी दुखी है। उसको आपने 2000 का लालच दे करके आज किसान से 2000 की जगह आपने 10,000 रुपये हर महीने वापसी ले ली। किसान दुखी है। दूसरी उसी में ऐसी मजदूर भी आपसे दुखी है। आपने 5 किलो अनाज दे करके 80 करोड़ जनता को, इसका मतलब कहाँ पे ला दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है। क्या जरूरत है 5 किलो फ्री में देने का? आप लीजिए, जो पहला सिस्टम चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन का FD, उसी को आप लागू कर दीजिए। जो नीडी है उसको मिलना चाहिए, जो नीडी नहीं है वो आप दे रहे हैं। जो मैंने आजकल भी देखा है, जो बगैर नीडी वाले वो राशन की दुकान में लेके ला रहे हैं। जैसा वोटर का संबंध आ रहा है, हम तुझे गलत है सही है तो वो वक्त बताएगा कि वोटर जो मर गया उसका वोट पड़ रहा है, जो जिंदा है उसका मरण दिखा दिया, उसका वोट नहीं है, वोट नहीं डाल पा रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं गलती कानून में है, तो इसको जरूर इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए जहाँ गलती है, कर्मचारी को आप बातचीत करिए, बुलाइए, बैठ कर बातचीत करिए। हमें आज तक बुलाया नहीं है। प्रधानमंत्री बाहर घूम सकता है, परंतु सरकारी कर्मचारी से मिलने के बाद टाइम ही नहीं है। हमने पीछे एजिटेशन भी दिए, कभी किसी भी डिमांड में, चार्ट और डिमांड में बैठ के कोई बातचीत नहीं की है सरकार ने। 10 साल में तो कोई नहीं करी। अब इससे तो कन्फेडरेशन जो है सरकारी कर्मचारियों का, वर्किंग कर्मचारियों का, वो लोग भी कह रहे हैं कि 20 तारीख को एजिटेशन करेंगे, लंच ब्रेक में विरोध करेंगे। यानी कि पेंशनर्स तो कर ही रहे हैं, जो करंट सरकारी कर्मचारी हैं वो भी नहीं, वो भी यानी कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हमारे सेक्रेटरी जनरल SB यादव जी हैं, वो सेक्रेटरी जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। सबने ये रूल ले लिया है कि अब हमारी इन समस्याओं को लेकर के यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम आगामी जो है फिर भूमिका, अभी 9 जुलाई की स्ट्राइक हमने की है, कन्फेडरेशन में उसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें काफी जो है लगभग कम से कम 10 करोड़ जनता ने उसमें पार्टिसिपेट किया है 9 जुलाई की स्ट्राइक में। वही भूमिका आगे की जो हमारे NFP भी कर रही है। हमारे ऑफिस बंद किए जा रहे हैं। आपको अभी ध्यान हो कि 1 अगस्त से रजिस्ट्री भी बंद कर दी गई है। स्पीड में जो काम सेवा दे रहा था, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सर्विस हमारी थी, एशिया में सबसे बेस्ट सर्विस हमारी थी पोस्टल डिपार्टमेंट, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट, जहां लगभग आज की डेट में, पहले तो 6,10,000 बोलते थे, आज की डेट में वो 4 लाख के करीब पहुंच गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। परंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ जो आज आप स्पीड पोस्ट कहते तो शायद कल डिलीवर हो जा, ना हो तो 10 दिन भी ना हो। ये सिस्टम इस तरह का ला दिया सरकार ने। सिस्टम खराब। हाँ, डिलीवरी इन्होंने हब सिस्टम क्रिएट किया है। ये रॉयल मेल की नकल की है। हम भी गए थे वहाँ इंग्लैंड में, सिस्टम देखा था, सर डिपार्टमेंट भी गया था, अधिकारीगण भी। हमने कहा कि उनके पास हब सिस्टम वही कामयाब हो सकता है जहाँ जिसके पास अपना ओन ट्रांसपोर्ट हो। आप यहाँ पार्सल बुक करोगे
50-50 किलो के पार्सल बुक करोगे, आपके पास ले जाने के लिए तो गाड़ी है नहीं। ये पार्सल रेल तो ले जाते हैं, रेल के अपनी रेल है, रेल में जा सकते हैं। हम रेलवे को किराया देंगे और किराया देंगे इन पार्सलों को लेकर जाएंगे, इससे ज्यादा किराया लग जाएगा। फायदा क्या हो रहा है इस बुक करने का? तो हमने कहा कि आप रॉयल मेल के पास लगभग 30,000 मेल मोटर व्हीकल है इंग्लैंड में। आप पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में 1400 मेल मोटर व्हीकल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, मेल मोटर जो सर्विस लाल गाड़ी है। तो आप कैसे आप सिस्टम को पास कर लेंगे सफर? ये तो हो नहीं पाएगा। हमारी सेक्रेटरी पोस्ट पद्मपाल सुब्रमण्यम, हमने कहा कि मैडम आप हमें कम से 30,000 मत दीजिए, 10,000 मेल मोटर व्हीकल दे दीजिए, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। आज भी हम जो है 72 घंटे में JNK से लेकर कन्याकुमारी डिलीवर करते हैं। परंतु आप नहीं, मैं क्या कर सकते, फाइनेंस से हमें गाड़ी दे पैसा नहीं देता है तो हम कहाँ से खरीदते? अब वो किराए पे चला रहे हैं। आप आ रही है आमदनी 100 रुपये और उसको भेजने में 200 रुपये खर्च हो रहे हैं डिपार्टमेंट के, इसलिए लॉस मेकिंग में जो जा रहा है 18,000 करोड़ रुपये जितने। BSNL का क्या खर्च किया है आज बता दी, देख ली उनका क्या 90,000 में फिर और VRS देने वाले, वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, इसको भी प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं। 6 कंपनियों में किया जाएगा और ये प्लान उनकी फाइनल हो चल चुका है। टास्क फोर्स कमेटी इन्होंने बताई, गवर्नमेंट आते ही उस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर दी। इस पोस्टल डिपार्टमेंट को 6 कंपनियों में बांट दिया जाए। एक कंपनी बचेगी जो बेकार की जो चिट्ठियां हैं, जो फर्स्ट क्लास ये मेल है, पेपर, न्यूज़पेपर हुआ, ये तो पोस्टल डिपार्टमेंट काम करेगा। बाकी जो मोनोपोली जिससे बेनिफिट उतना पैसा कमाएंगे वो जो है प्राइवेट करेगा। जो BSNL में कि रूरल एरिया में तो कर रहा है, BSNL काम कर रहा है, और शहरी मेट्रो सिटी सब में लेकर जो प्राइवेट कंपनी और BSNL के इक्विपमेंट का फायदा जो है प्राइवेट ठा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ करने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी को बदनाम करेंगे, ये काम नहीं करते हैं इसलिए प्राइवेट है। इसलिए मास्टर हमें कहता है कि यार ये डाकखाने वाले काम नहीं करते। हम मास्टर को बोलते हैं यार मास्टर पढ़ाता नहीं, आराम से सोचता 2 घंटे काम करके चले आता है। हम हॉस्पिटल वाले को बोलते हैं, इनकम टैक्स वाला हमें बोलता है, हम कहते हैं इनकम टैक्स वाला बहुत पैसा कमाते हैं। आप ये कहेंगे यार पोस्ट ऑफिस में बैठे डाकखाने बाबू बहुत पैसा कमाते हैं, काउंटर बैठे पैसा लेते हैं। तो एक दूसरे को हमें बांट सकता है। सरकार की डिवाइड एंड पॉलिसी जो कांग्रेस जो की थी वही इनकी, पहले भूरे अंग्रेज थे। तो सर एक चीज अभी जाते जाते एक सवाल कि अब चुनाव आते हैं, सरकारें जब होती हैं चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, तो आपको लगता है कि बिहार में चुनाव के आपके लिए कुछ होगा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा जो 5 साल के बाद अपना केंद्र के चुनाव होने वाले? देखो कुछ नहीं, कैसे गवर्नमेंट का चुनाव के ऊपर तो आइटम लेके जाती है। दिल्ली के चुनाव में डिक्लेयर कर दिया, हो सकता है कि बिहार के चुनाव से चेयरमैन का नाम डिक्लेयर कर देंगे, और जब यूपी के चुनाव होंगे तो पे कमीशन का डिक्लेयर कर दे देंगे, रिपोर्ट दे देंगे, और लोकसभा के टाइम पे लागू कर देंगे। फिर लागू वो तो हो सकता है, उसके बाद हम इसमें क्या कह सकते हैं गड़बड़ की। तो विक्रांत आज हम लोग ये जो मुद्दा था किस लिए हम लोग, देखिए बिल्कुल ये बहुत जरूरी मुद्दा था और गिरिराज जी ने पूरे विस्तार से हमें समझाया है कि पेंशनर्स का क्या मुद्दा है। और खास तौर से जो युवा लोग हमें देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, वो भी ये समझें जो ये कहते हैं कि पेंशनर्स किस लिए आंदोलन करते हैं, पूरा जीवन नौकरी की और अब पेंशन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने अपना जीवन सरकारी विभागों को दिया है। और जो पेंशन है ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, वो अधिकार है कर्मचारी का, क्योंकि उसने अपना जीवन वहां पर लगाया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि इस मुद्दे की निटी-ग्रिटी समझ सके और अपने दर्शकों को समझा सके। सर कुछ आते जाते वक्त 2 शब्द कुछ कहेंगे कि नहीं, आपका हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया और हमारा हौसला बुलंद किया, और हमारे इस एजिटेशन को अपने माध्यम के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान में आप दिखाएंगे। हमारे सभी साथी हमारे साथ जो पेंशनर हैं, जो इन सर्विस में सभी साथी हमारे साथ जुड़े और आने वाले एजिटेशन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पेंशनर्स आगे बढ़ चढ़कर भागीदार लेंगे। क्या चल रहा है, समस्या क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी होगा इनके साथ आपको दास स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे में, इसी तरह से किसी और आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।